नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने राज्य कार्यपालिका पढ़ी, राज्य व्यवस्थापिका, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ी। राज्य न्यायपालिका के तहत हम उच्च न्यायालय इस वीडियो में, जिसका उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक पढ़ेंगे। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन राज्य में न्याय की शीर्ष संस्था उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मानी जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 214 इस बात को कहता है हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर काम करेगा। लेकिन 231 इस बात का प्रावधान भी करता है, संसद यदि चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। इसमें मेन प्रश्न है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान करने का अधिकार है। तो देश में न्याय की शीर्ष व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं कर सकता। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कौन कर सकती है? संसद। 231 अनुच्छेद इस बात का जिक्र करता है। उच्च न्यायालयों की यही व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन वर्तमान में आपके देश में हाई कोर्टों की संख्या, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। पहले ये संख्या 24 थी। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश में एक नए उच्च न्यायालय का गठन कर लिया गया, तो 24 से बढ़कर के इनकी संख्या हो गई है 25। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय उसकी राजधानी अमरावती में होगा। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दोनों का एक संयुक्त था हैदराबाद हाई कोर्ट। बात करें सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है भारत में। 2 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश सहित उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई है 25। बात करें उच्च न्यायालयों के गठन की, तो उच्च न्यायालयों में भी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, तो उसकी संख्या तो मैंने आपको बताई। ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगे, लेकिन हर एक राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, कुछ अन्य न्यायाधीशों का होना जरूरी है। अब किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तन का जो अधिकार दिया गया है, किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। इसी काम को सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश घटाने बढ़ाने हो, संसद कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या परिवर्तन का अधिकार राष्ट्रपति को है। बात करें उच्च न्यायालय में कैसा व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, कितनी योग्यताओं का होना जरूरी है? 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। एक योग्यता तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी एक या अधिक अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च से छोटे होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यदि इस शर्त को पूरी नहीं कर रहा है, तो लगातार किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में
कानून का अच्छा ज्ञाता हो। तो देखिए भाई, ये तीन जो कंडीशन है, न्यायाधीश वाली, वकील वाली, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के अच्छे ज्ञाता वाली, तो ये जो सिस्टम है इनमें से एक योग्यता को पूरी करता हो, इन तीनों बिंदुओं में से किसी एक शर्त को पूरी करे और एक भारत का नागरिक हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। अब न्यायाधीशों के चुनाव तो भाई होते नहीं है, इनकी की जाती है नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा करें तो न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और सबकी ही जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की गलती नहीं हो जाए। राज्यों में होता है उच्च न्यायालय, राज्यों में बड़ा पद राज्यपाल का होता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। राज्यपाल करेगा परामर्श, साथ में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होंगे, नियुक्ति करने का पूरा पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन किन के परामर्श से की जाती है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो इनको शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यों में नियुक्त होकर के आते हैं तो इनको शपथ दिलाने का जो काम है वो राज्यपाल करता है। कार्यकाल, पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते थे, लेकिन 2013 से सर्वोच्च न्यायालय के समान ही ये न्यायाधीश भी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। बीच में इनको ऐसा लगे कि हमको त्याग पत्र देना चाहिए तो बिल्कुल दे सकते हैं। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों में दो काम कर रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम राष्ट्रपति का है, त्याग पत्र जो लेगा वो भी राष्ट्रपति लेगा यदि कदाचार के आरोपी हो जाए। तो इन न्यायाधीशों को भी संसद कैसी प्रक्रिया से हटा सकती है? महाभियोग प्रक्रिया। तो देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति महाभियोग से हटता है। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं महाभियोग के द्वारा हटते हैं। उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी संसद महाभियोग के द्वारा पद मुक्त कर सकती है। अब बात करें वेतन की, तो देखो पिछली क्लासों में वीडियोज में आपने वेतनों के बारे में पढ़ा है। हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख मिल रहा है प्रति माह, उपराष्ट्रपति को 4 लाख है, राज्यपाल को 3,50,000 है, सर्वोच्च के मुख्य का वेतन आपने पढ़ा 2,80,000 रुपए है, अन्य का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति माह है। अब यहाँ भी न्यायाधीश दो प्रकार के होते हैं, मुख्य और अन्य। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 प्रति माह दिया जाता है। तो देखिए, सर्वोच्च के तो अन्य और उच्च के मुख्य को समान माना गया है। सर्वोच्च में अन्य को 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है, उच्च में मुख्य को 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। अब बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलता है, तो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश उनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। लेकिन इनको जो पेंशन है, पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान की जाती है। ये जो खास सिस्टम आप गौर कर लेना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, तीनों जगह वेतन और पेंशन एक ही ठोर से दी जाती है, भारत की संचित निधि से। ये जो सिस्टम है अलग अलग का, एक तो राज्यों के राज्यपालों का सिस्टम है, उनको वेतन राज्य की संचित निधि से आएगा, पेंशन उनकी भारत की संचित निधि से आएगी। एक ऐसा सिस्टम उच्च न्यायालय में है, इनका वेतन राज्य से और पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब इसकी शक्तियों की बात करें भाई, उच्च न्यायालय के कौन से पावर हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के समान ही कुछ शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जैसे अपीलीय शक्ति। अपील छोटे वाले की सुनी जाएगी। तो उच्च पढ़ रहे हैं हम, उच्च से छोटा न्यायालय कौन सा होगा? अधीनस्थ। तो राज्य में काम करने वाले जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं
उनके द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। तो ये अपीलीय शक्ति प्राप्त है उच्च न्यायालय को किनके फैसलों के खिलाफ? अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ। अब बात करें अभिलेख न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय के भी सभी फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, इसलिए ये अभिलेख न्यायालय। अभिलेख रिकॉर्ड मतलब किसी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित करना, तो इसके सभी फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं। अभिलेख न्यायालय की श्रेणी में आता है एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्याय के आधार पर पुनः दोबारा अवलोकन का मतलब है देखना। अब किसको देखना? विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून। राज्यों में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानमंडल की है। विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, लागू कर दिया, तो उस बनाए गए किसी कानून की संवैधानिकता, संविधान की मर्यादा के अनुसार कानून है या नहीं है, तो संवैधानिकता की जो जांच है वो उच्च न्यायालय कर सकता है। और उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि बनाया गया कानून अवैध है, तो ऐसे किसी कानून को निरस्त भी कर सकता है। इसके अलावा रिट जारी करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के मामले में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो ये कुछ खास शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। उच्च न्यायालय में 232 तक है। राज्यों की न्यायपालिका ही पढ़ रहे हैं हम, उच्च न्यायालय। अब राज्यों की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय शीर्ष संस्था है, लेकिन अधीन काम करने वाली संस्थाएं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनका जिक्र एसएससी की जीडी के पेपर में एक बार आया। अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन होकर काम करते हैं? एक ही सबसे बड़ी संस्था सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय राज्यों में होते हैं। राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च, तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय राज्यों में काम कर रहे हैं वो किसके अधीन काम करेंगे? उच्च। ये 2 रूप में हो सकते हैं, जिला अदालत, और एक नाम दिया जाता है अधीनस्थ न्यायालय जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, तहसील स्तरों पे काम कर रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जिले लेवल पे काम कर रहे हैं, जिला अदालत कहते हैं। अब जिला अदालत, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्ष का वकालत अनुभव होना चाहिए? तो 3 वर्ष का वकालत अनुभव होना बहुत जरूरी है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, ये अधिकारी होते हैं, एग्जाम इंटरव्यू के द्वारा बनते हैं। ये राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं, सेवा के अधिकारी होते हैं। जिला अदालत में जो न्यायाधीश होता है, जिला अदालत में न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन नाम उसके 2 होते हैं। जिला अदालत का जो न्यायाधीश है उसे कभी कभी सत्र न्यायाधीश कहते हैं, और कभी कभी उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। अब क्या कहलाएगा वो व्यक्ति? व्यक्ति एक ही है, कभी वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है, कभी वो जिला न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन सत्र न्यायाधीश कब कहलाता है? जब वो किसी फौजदारी मामले की सुनवाई कर रहा हो। यदि वो दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा हो तो जिला न्यायाधीश की हैसियत से करेगा। व्यक्ति एक होगा, नाम 2 होंगे। फौजदारी मामले की फाइल उसकी टेबल पे है तो सत्र न्यायाधीश की हैसियत से सुनवाई करेगा। दीवानी मामले की फाइल उसकी टेबल पे जिला न्यायाधीश की हैसियत से वो सुनवाई करेगा। तो व्यक्ति एक, उसके नाम 2 होते हैं। अब बात करें फौजदारी मामले, लड़ाई झगड़े, मारा कूटी, पिटाई, घेरना, कूटना, ये सारे फौजदारी होते हैं। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति के जो विवाद होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। अब एक न्यायपालिका में विशेष प्रश्न है, जनहित याचिका। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले। तो जनहित याचिका की शुरुआत पीएन भगवती के द्वारा की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने राज्य न्यायपालिका के बारे में, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतों के बारे में पढ़ा, जनहित याचिका के बारे में पढ़ा। आप यदि चैनल पर नए हैं, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम उनका समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।